हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी TRE2 में सोशल स्टडीज से यह 22वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को खोजने और INA आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है कौन शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी शामिल हुए थे, या बैकुंठ शुक्ल जी शामिल हुए थे, या शीलभद्र यजी हैं, या फिर राम नारायण प्रसाद हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को खोजने और INA जो है INA यानी इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तो INA आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े रहने सुभाष चंद्र बोस के साथ जो शामिल थे वो थे शीलभद्र यजी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी किस टिकट पर चुनाव लड़ा था? यानी उन्होंने जो है जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो चुने गए थे तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे, या लेबर पार्टी से, या फिर कंजर्वेटिव या कम्युनिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से चुनाव लड़के जो है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंचे थे? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई है, तो उससे पहले वह किस नाम से जाना जाता था, या उससे पहले जो संगठन था वो किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, या इंडियन एसोसिएशन, या भारतीय राष्ट्रीय संघ, या फिर इंडियन लीग। इन चारों में से किस नाम से जो है जाना जाता था, जिसे अपग्रेडेड करके समझे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और उसे अपग्रेडेड करके जो है इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि सबसे पहला विवरण बख्तियार खिलजी का बिहार आक्रमण का किसमें है? ये तारीख़ हिंद में मिलता है, या फिर तबकाते नासिरी में मिलता है, या ताजुल मासीर में, या तारीख़ मुबारक शाही में मिलता है? इसमें से किसमें जो है सबसे पहला विवरण मिलता है? बख्तियार खिलजी वही जिन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे अधिक नष्ट करने का कार्य किया है। तो इसका विवरण जो है बिहार में जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का विवरण है, यह किस पुस्तक से सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि तबकाते नासिरी से जो है इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी हासिल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि अफ़गानिस्तान के प्रति जो आक्रामक रवैया है वह किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड मेयो ने अपनाया था, या फिर लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने अपनाया है? इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड लिटन ने जो है अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने का जो कार्य है वो लॉर्ड लिटन ने किया है। लॉर्ड मेयो के बारे में जो प्रश्न बनते हैं जो पिछले बीपीएससी में पूछे भी गए हैं, इससे पहले बीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें कि किस वायसराय की हत्या जो है पद पर रहते हुए किया गया था, वो लॉर्ड मेयो थे जिनकी हत्या पद पर रहते हुए किया गया। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और फिर लॉर्ड डफरिन है जिनका जो वायसराय का शासनकाल चल रहा था उस समय जो है इन्होंने इसी समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? यह 14 अगस्त 1946 था, 16 अगस्त 1946, या फिर 20 अगस्त 1946? ये दो ऑप्शन जो है एक ही जैसा टाइप है, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है बी या सी कोई भी कह सकते हैं हम लोग, तो ये 16 अगस्त 1946 था जब मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में उसे मनाया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वार्धा योजना जो प्रस्तुत की है, इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? जो वार्धा स्कीम है, ये वार्धा स्कीम का जो मूलभूत सिद्धांत था वो अनिवार्य शिक्षा था, या फिर प्रौढ़ शिक्षा यानी जो आधे बूढ़े लोगों के लिए शिक्षा था, या फिर अध्यापकों का प्रशिक्षण था यानी टीचर्स एजुकेशन था, या हस्त उत्पादक कार्य थे? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी? यह प्रफुल्ल चाकी थे, या राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या बटुकेश्वर दत्त हैं, या फिर खुदीराम बोस हैं? तो 11 अगस्त 1908 को जो फांसी दी गई है यह बहुत ही चर्चित ये है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स चेम्सफोर्ड के गाड़ी पर जो बम फेंकने का कार्य किया था वह खुदीराम बोस और संग में थे प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों लोग जो है मिलकर के ये किए थे, लेकिन ये दोनों जो है किस्मत से वो किंग्स चेम्सफोर्ड उस गाड़ी में सवार नहीं थे। कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी ये हो गई। और इसी में जो है प्रफुल्ल चाकी जो है वो स्वयं को आत्महत्या कर लिए कि हम अंग्रेज़ों के हाथ न पकड़े जाए, और खुदीराम बोस जो है इन्हें फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा वासी द्वारा कृषि फसल कौन सी थी? कृषि में जो उगाए गए फसल थे हड़प्पा के लोगों के द्वारा गेहूं, जौ एवं सरसों हैं, या फिर जौ, मूंगफली, चावल है, या गेहूं, चावल और गन्ना है, या गेहूं, कपास एवं गन्ने हैं? तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा कि हड़प्पावासी द्वारा जो मुख्य कृषि फसल उगाई जाती थी वह गेहूं, जौ और सरसों था। अर्थात ए ऑप्शन जो है 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? वह चटगांव सशस्त्र सागर छापा से संबंधित है, या फिर काकोरी षड्यंत्र से हैं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से हैं, या फिर होम रूल लीग आंदोलन से हैं? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि सूर्यसेन जो हैं संबंधित हैं वह चटगांव सशस्त्र सागर सशस्त्रागार छापा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। हम 10 प्रश्नों को किए हैं, हम आगे इसी प्रकार से प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। हम हमसे उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप एक बार प्लीज़ चैनल को पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को कमेंट ये लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया तो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? यह लॉर्ड डफरी ने करवाया था, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया है, या सर चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाया है, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने करवाया है? इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 11वां नंबर क्वेश्चन का वो कौन सा है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका निर्माण जो है शेषा सूरी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर। 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर में जो किसान सभा का आयोजन है सहजानंद सरस्वती ने किए हैं, श्री कृष्ण सिंह ने किए हैं, या मोहम्मद जुबैर या KN सिंह ने किए हैं? 12वां नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि मोहम्मद जुबैर जो है मुंगेर किसान सभा के आयोजन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध सरकार के विरोध चुना था? वह था चौकीदारी कर, हाथी, या विकास, या फिर मालवा? तो यह प्रश्न जो है ये तो BPSC TRE 1 में पूछा गया था, ये प्राथमिक वाले में, कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है सविनय, यहाँ पे नमक सत्याग्रह क्वेश्चन में शामिल किया गया है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो चूँकि नमक सत्याग्रह के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये सभी जानते हैं। तो उस समय जो है बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया था, इसलिए 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। जो आम निर्वाचन हुआ 1937 में और बिहार में भी उसमें सरकार बनी थी, श्री कृष्ण सिंह को कमान संभाले थे, तो इसमें किस कारण से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। युद्ध में भारत की भागीदारी की वजह से, या गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में, या फिर अंग्रेज द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर के विरुद्ध, या फिर राजनीतिक कैदियों के रिहाई के लिए। तो जो 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के विरुद्ध जो है यहाँ लोगों ने इस्तीफा देने का कार्य किया था। क्वेश्चन है 15 कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस वक्त बिहार के किसानों का नेतृत्व जो है वह स्वामी विद्यानंद ने किया है, या फिर ये राजकुमार शुक्ल ने किया है, या श्री कृष्ण सिंह ने किया है, या फिर जे.बी. सेन ने किया है। इस प्रश्न का 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा। तो सबसे जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विद्यानंद ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि वीर कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है युद्ध लड़ने का, हम सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो है बिहार के जगदीशपुर से अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो यह युद्ध जो है वह किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। डगलस है, लुगार्ड है, लेग्रैंड है, या फिर आयरे है। तो इस 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि लेग्रैंड के विरुद्ध जो है इन्होंने अपना युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है। यानी उन्होंने जो है जनक्रांति नाम से पत्रिका निकाला, या फिर हुंकार पत्रिका, या फिर कृषक कर्मचारी, या विद्रोही। कौन सी पत्रिका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया था। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है हुंकार पत्रिका निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। विषुवतीय वर्षा वन, या स्वाना वन, या स्वाना घास, या फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ। तो ये क्वेश्चन जो है अब ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, तो हम लोग एक एक करके इसके आगे जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अब तक पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसका जो सबसे सही क्रम है विषुवत रेखा, यानी जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और कर्क रेखा की ओर जाना है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत से होकर के भी गुजरता है। तो ये जो है, और अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ से जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। तो इसमें जो सबसे सही क्रम है वह है सबसे पहले विषुवतीय वर्षा वन, फिर स्वाना वन, फिर स्वाना घास का मैदान, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिन राम है कहाँ स्थित है। तो भारत के मेघालय में स्थित है। यह किस प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। यह विषुवतीय प्रदेश है, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश है, या स्वाना प्रदेश है, या मानसूनी प्रदेश है। तो ये जो मासिन राम मेघालय जो राज्य में जो स्थित है, सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। तो यह जो किस प्रकार का प्रदेश है, तो यह मानसूनी प्रदेश है, यानी यहाँ मानसूनी वर्षा जो है सर्वाधिक रूप से होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नारियल जो है वह उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, यह कथन सत्य है। इसका कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान की आवश्यकता होती है, कथन सही है कि 25 डिग्री से कम के तापमान पर नारियल के फसल की उपज नहीं हो पाएगी। नारियल कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और फिर है आगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, यह कथन सत्य नहीं है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। विश्व का जो सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है वह इंडोनेशिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है और असत्य कथन के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। सामान्य जीवन निर्वहन के लिए जो कृषि है श्रीलंका में कोनुको कहा जाता है, या हुमा कहा जाता है, या मिल्पा कहा जाता है,
या फिर चेन्ना के नाम से जानते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि सामान्य जीवन निर्वाहन के लिए जो कृषि है वो श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। श्रीलंका, चेन्ना, जायरे, मोस्ले और इंडोनेशिया, हुमा, ये सभी जो है ये स्थानांतरित कृषि के नाम हैं अलग अलग देशों में, जैसे लद्दाख मलेशिया में है। तो इसी प्रकार से जो है यह अलग अलग देशों में नाम है। तो इनमें कौन सुमेलित है? श्रीलंका का चेन्नई ये सुमेलित है, जायरे मोस्ले में ये भी सुमेलित है और इंडोनेशिया में हुमा ये भी सुमेलित है। अर्थात इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सभी जो है सुमेलित उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिया, जो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग है यह सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल शब्द के लिए जो है सबसे पहले जो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग है वह हिकैटियस ने किया है, या हेरोडोटस ने किया है, या फिर इराटोस्थनीज ने किया है, या फिर एनेक्जिमेंडर ने किया है। इसमें कौन सबसे सही उत्तर है 23वां नंबर प्रश्न के लिए? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी है कि इराटोस्थनीज ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि आप हिमालय से होकर के यात्रा करते हैं तो आप वहाँ निम्नलिखित में से किन किन पादप के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? वहाँ किन किन से पादप को आप देखेंगे? बांज है, बुरुंश है और चंदन है। तो चंदन जो है हिमालय क्षेत्र में उतना अधिक मात्रा में नहीं देखा जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो 24वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की ज्वालामुखी द्वीप कौन है? भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप है वह लिटिल अंडमान है, या फिर लिटिल निकोबार है, या ग्रेट निकोबार है, या बैरन द्वीप है। इनमें से कौन सा द्वीप जो है वह ज्वालामुखी द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो 25वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात जो है भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप के रूप में जाना जाता है वह बैरन द्वीप जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। और जैसे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, और उपयुक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम यानी सबसे बड़ा और लघुत्तम, इन 5 राज्यों की बात हो रही है। इन्हीं 5 राज्यों में कौन बृहत्तम है और कौन लघुत्तम है, और ये किस आधार पर देखना है? तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखना है। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो तो राजस्थान है, लेकिन हमें इन 5 राज्यों में चुनना है। अब बिहार की जो स्थिति है वो भौगोलिक हिसाब से बिहार जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इन 5 राज्यों में अगर बृहत्तम की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और लघुत्तम की बात करें तो उत्तराखंड है। अर्थात 3 और 4 जो है बृहत्तम और लघुत्तम का क्रमशः उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। अब हम लोग आ गए भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्नों में। तो अब तक हम लोग जो है इतिहास से रिलेटेड प्रश्न, भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देखा है। अब इसके आगे भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अब तक आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, या यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या फिर यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ये तो बिल्कुल गलत कथन है। या सभी कथन गलत है, तो सभी कथन भी गलत नहीं है। अर्थात सी और डी तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वो विभिन्न देशों के संविधानों को गहन स्टडी करके और उनसे अलग अलग चीज़ों को जो है निकाल के अपने संविधान के रूप में लिया गया। जैसे पार्लियामेंट का सिस्टम किसी और देश से, उसमें राज्य सूची संघ सूची का सिस्टम किसी और देश से, नीति निर्देशक तत्व किसी और देश से। तो इस प्रकार पूरे देशों के संविधान को पढ़ के और उससे प्रभावित होकर के यहाँ अपना संविधान तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? यह प्रथम अनुसूची में है, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ अनुसूची में है? तो 28वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारतीय संघ के में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वह प्रथम अनुसूची में मिलता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे
करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन उसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से। उसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए भारतीय समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष में तो ये नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही आंसर होगा। अब बचते हैं गोपालचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो पूरे संविधान का जो है निर्माण का अध्यक्षता कर रहे थे, अर्थात जो ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का 29 नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 30 है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। वो जूनागढ़ के लोगों ने नहीं लिया था, कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया था, या हैदराबाद के लोगों ने नहीं लिया था, या फिर मैसूर के लोगों ने नहीं लिया था। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, जिस वक्त पाकिस्तान एक अलग स्टेट बना, और उस वक्त भारत में जो है कई सारे जो है छोटे छोटे ये रह गए थे, देशी रियासत रह गए थे जो अंततः भारत में सम्मिलित हुए। उसमें 3 प्रमुख नाम आता है, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का। तो ये 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान सभा के जब ये चल रहा था तो देशी रियासत जो हिस्सा नहीं लिया था वो था हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे स्क्रीन पर कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या फिर गणतंत्रात्मक अधोलेखित कूटों में आंसर देना है। तो हम जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है जो 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, यानी जो पहली प्रस्तावना उस दिन जो पढ़ी गई थी, तो उसमें जो शामिल शब्द नहीं है वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। इस सबको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो राष्ट्रपति हैं, या फिर भारत के लोग हैं, या सर्वोच्च न्यायालय है, या सरकार है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चला करके उनको उनके पद से अपदस्थित किया जा सकता है। यह संविधान के किस में शामिल है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है, 61 में, या 75 में, या 76 में, या 85 में। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यह बात जो शामिल है वो अनुच्छेद 61 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। वो अनुच्छेद 26 है, या अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 75 है, या फिर अनुच्छेद 356 है। तो 34वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि वह अनुच्छेद 75 है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यह अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 82 है, या 83 है, या फिर अनुच्छेद 85 है। यानी संसद का जो अधिवेशन है, शीतकालीन सत्र का, मानसून सत्र का, जो बजट सत्र, ये सारे सत्र जो चलते हैं तो 6 महीना के अंदर में सत्र चलना आवश्यक है। यह कौन से अनुच्छेद के तहत बात कही गई है। यह अनुच्छेद 85 है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो सबसे सही उत्तर है। अब है इस तरह हमारा जो है यह 35 प्रश्नों का 22वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, यह आप कमेंट करके बताना नहीं भूलें। धन्यवाद।